हेलो एवरीवन, आई एम संदीप कुमार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सोशल विद संदीप। गाइस, ये क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस बुक 1 का पार्ट 4 सत्ता के वैकल्पिक केंद्र की पहली क्लास होगी। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 मैंने नहीं शुरू किया है और ना मैंने लिखा है, ठीक है, क्योंकि उसमें इतना कुछ दिक्कत नहीं होगी आपको जब पढ़ेंगे तो, ठीक है। उसमें स्ट्रेटली आपको आंसर या स्ट्रेटली आपको समझ में आएंगी। पार्ट 4 से पार्ट 9 वैश्वीकरण के बीच में आपको क्वेश्चन को बनाना, क्वेश्चन के आंसर कौन से हो सकते हैं ये समझना दिक्कत वहाँ शुरू होगी। तो इसीलिए पार्ट 4 से मैंने शुरू किया है, ठीक है। पार्ट 4 से सत्ता के वैकल्पिक केंद्र क्लास 12th बुक 1, ठीक है। पहला क्वेश्चन है मार्शल योजना क्या है या मार्शल योजना क्या थी। हर क्वेश्चन बिल्कुल डिफरेंट है, कोई रिपीटिशंस नहीं है क्वेश्चंस में, कोई आंसर्स में इतना खास रिपीटिशंस नहीं होगा, ठीक है। तो कन्फ्यूज़न भी नहीं होगी। ये स्ट्रेटली बनाए हुए हैं, टू द पॉइंट आंसर्स लिखे हुए हैं। पढ़ेंगे, टाइम लगेगा बच्चों आपको समझने में थोड़ा सा, ठीक है। जितना आप टाइमली बने रहेंगे इस चैनल के साथ उतना आप चीज़ों को समझेंगे, और जिस दिन आप समझेंगे उस दिन आप फटाफट याद कर लेंगे। तो इसलिए भी ज़रूरी है चैनल पे बने रहना, क्योंकि इसमें देखो टू द पॉइंट लिखे हुए, कोई पैरा फॉर्म में नहीं लिखना है, कोई 5-5 लाइन के आंसर्स नहीं है। पहले पॉइंट में बच्चे ना शीट भरने में बहुत बिजी होते हैं आजकल के। उनको दिखाना होता है कि देखो मैं कितनी मेहनत करके आता हूँ, देखो मैंने कितनी सारी शीट भरी है। अरे बेवकूफ़, शीट भरने से मैटर नहीं करता है, मैटर करता है कि आपने लिखा क्या है। वो चीज़ें चेक होती हैं, आपके पन्ने चेक नहीं होते, ठीक है। पन्ने चेक नहीं होते हैं। वो बेवकूफ़ लोगों की बातों का बिल्कुल ध्यान मत दे जो कहते हैं कि कुछ भी लिख दो, पेज भर दो और पास हो जाओगे। टोटली वो आपको मिसगाइड कर रहे हैं। कुछ भी लिखने का मतलब कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। अगर उन्होंने ही खुद से आपसे जो क्वेश्चन पूछा है और आप उसका कुछ भी आंसर दो तो आपको क्या वो छोड़ देते हैं कि नहीं वेरी गुड बच्चे, आपने बहुत अच्छा जवाब दिया? छोड़ देते हैं? सोच के देखो ज़रा, नहीं होता है ना ऐसा पॉसिबल। तो बच्चे मिसगाइड करने वाले लोगों से थोड़ा सा कम सुना करो। अक्सर आप उसी की सुनते हो जो आपको मिसगाइड करता है। आपको जो समझाने वाली बात होती है ना वो आपको अभी समझ नहीं आती। जब वो होता है ना, जब आप पास आउट हो जाते हो स्कूल और जब एक रियल लाइफ वर्ल्ड में एंटर करते हो ना, स्कूल लाइफ तो बहुत मौज करते हैं हम सब, बहुत मस्ती होती है, कोई फ़िक्र नहीं लगती है। लेकिन जब स्कूल के बाद निकलते हैं ना, ग्रेजुएशन करना है किसी को नौकरी करनी है, किसी को अपना कमाना है, किसी को अपना आने जाने का खर्चा देखना है, तब पता चलता है रियल में क्या था। और तब आप लोग ना उस इंसान को ढूंढने लगते हो कि भैया किसने कहा था कि कुछ भी लिख दो पेपर में पास हो जाओगे। बेटा ऐसा नहीं होता है। कुछ भी लिखने का मतलब कुछ भी, फिर तो बच्चों को ज़रूरत ही नहीं है किसी चीज़ की। अगर कुछ भी लिखना है तो भैया मैं पूछ रहा हूँ यहाँ पे यूरोपीय संगठन की स्थापना कब हुई, और आप को सन पूछा है तो आपने भैया आपको एक ही सन याद है, आपका डेट ऑफ बर्थ या 1947, तो आपने 1947 लिख दिया या तो डेट ऑफ बर्थ लिख दी। तो कुछ भी का मतलब कुछ भी थोड़ी होता है। हमने यूरोपीय का पूछा है, आप बता आपने डेट ऑफ बर्थ रहे हो। हमने पूछा यूरोपीय का, आप बता आज़ादी का दिन का तारीख बता रहे हो। तो ऐसा नहीं होता है बच्चे। अगर आप समझेंगे तो डेफिनेटली स्कोर करेंगे। चैनल पे बने रहिए, हिम्मत के साथ आगे समझिए, पढ़िए और बढ़िए, ठीक है। मेरा काम था एक बार समझा देना, हर वक्त समझाने ज़रूरत नहीं होता है। क्लास 12th में हैं, समझदार हो, ठीक है। समझेंगे तो अपना भला, नहीं समझोगे तो अपना ही नुकसान, ठीक है। और अभी समझ नहीं आएगा, ये डेफिनेटली कह रहा हूँ। जब मैं अपने कुछ बच्चों को पढ़ाता था ना, तो उनमें से 1-2 बच्चे ज़्यादा नौटंकीबाज होते थे, हर जगह होता है, ठीक है। लेकिन वो अब कहते हैं कि हाँ आपने जो बात बोली थी ना, अब समझ में आता है रियल में क्या होती है चीज़ें। काश हम पढ़ लिए होते, हमारा नंबर अच्छा होता तो हमारा कहीं और एडमिशन हो जाता। अब हम एडमिशन नहीं ले पा रहे हैं, ये नहीं है वो नहीं है। तो बच्चे समझना ज़रूरी है, ठीक है। कुछ भी करके आ जाओ, ये तो बेकार वाले टीचर हो गए ना। कुछ भी नहीं करके आना होता है, कुछ भी एक करके आने से नंबर नहीं मिलते। जो पूछा है, जो बताया ना
बताने के बाद आपको नंबर मिलेंगे ना, वो करो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, मार्शल योजना क्या थी? गाइस बहुत चैप्टर वाइज होगा और टू द पॉइंट चैप्टर के बीच में से बनेंगे, तो इसमें 1-2 क्वेश्चन नहीं है। किसी में 25 क्वेश्चन होंगे, किसी में 20 क्वेश्चन भी हो सकते हैं, किसी में 39 क्वेश्चन भी हो सकते हैं, किसी में 30 क्वेश्चन भी हो सकते हैं। तो पेशेंस के साथ सारी चीज़ों को देखना और समझना और सुनना। ठीक है, तो मार्शल योजना क्या थी, मैं डायरेक्टली आंसर बताना शुरू कर दूंगा, क्वेश्चन रीड करूंगा, आंसर। ठीक है, पढ़ना है आपको वीडियो से और समझना है। समझाऊंगा भी, ऐसा नहीं है, समझाऊंगा भी। तो मार्शल योजना क्या थी? 1945 में अमेरिका के द्वारा, जो मैंने लिखा उसमें थोड़ा सा मॉडिफाई भी करूँगा, यानी कि थोड़ा सा शब्दों को दूसरे तरीके से भी बोलता हूँ, तो वो भी सुन के सुधार करते हुए याद रखना है। ठीक है, तो मार्शल योजना क्या थी? 1945 में अमेरिका के द्वारा यूरोप की अर्थव्यवस्था के सुधार करने के लिए की गई मदद मार्शल योजना कहलाई। मार्शल योजना क्या थी? अमेरिका के द्वारा 1945 में यूरोप की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए जो मदद दी गई थी अमेरिका के द्वारा यूरोप को, ताकि यूरोप की अर्थव्यवस्था सुधर जाए, तो उसी मदद को मार्शल योजना का नाम दिया गया। दूसरा क्वेश्चन है, यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना कब और किसके तहत हुई? अब पहला क्वेश्चन जो मार्शल योजना था, मार्शल योजना में क्या था? यूरोप को मदद दी। किसने दी? अमेरिका ने। कब दी? 1945 में। अब ये ध्यान रखना, 1945 का जो टाइम था वो दूसरे विश्व युद्ध का समय रहा है। 1939 से 1945 दूसरे विश्व युद्ध का टाइम था वो। तो उस विश्व युद्ध में अमेरिका तो ताकतवर था, तो यूरोप ये कमज़ोर पड़ गया और यूरोप की जो अर्थव्यवस्था थी उस युद्ध के कारण ख़राब हो गई। तो इसीलिए अमेरिका ने तब मदद करी और उसी मदद को हमने मार्शल योजना कहा। दूसरा क्वेश्चन है, यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना कब और किसके तहत हुई थी? तो अब यहाँ पे क्वेश्चन में ध्यान देना कि यहाँ पे क्या पूछा है, यूरोप ने खुद की आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना कब करी। बेसिकली क्वेश्चन ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि अब यूरोपीय जिसको मदद मिल गई है मार्शल योजना के तहत, जिसको मदद दी अमेरिका ने, अब वो अपनी खुद की आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना कर रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना कब हुई और किसके तहत की गई? तो इसका आंसर है 1948 में। आप पूरा लिख लेना, मैंने इन शॉर्ट लिखा हुआ तो आप ऐड कर लेना साथ में आंसर में कि 1948 में यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना की गई। ठीक है, आर्थिक सहयोग का मतलब, आर्थिक का मतलब हम किससे जोड़ते हैं? रुपए या पैसे से। ठीक है, या जीडीपी से, क्योंकि आर्थिक में हम क्या करते हैं? अर्न करते हैं, या अर्निंग के जो, यानी कि जो हमारे काम काज व्यवसाय को बढ़ाने के जो तरीके हैं, जो अलग अलग संसाधन हैं, उसका हम कैसे सदुपयोग कर सकते हैं, कैसे उसको बढ़ा सकते हैं, कैसे उसको और तरक्की के ऊपर ले जा सकते हैं, तरक्की के रास्ते पे उसको और आगे पहुंचा सकते हैं, वो सारा हमारा आर्थिक का हिस्सा होता है, जिसमें हम पैसे रुपए से जोड़ते हैं चीज़ों को। ठीक है, तो यूरोपीय ने अपनी एक सहयोग संगठन, सहयोग का मतलब सहायता करना, तो यूरोप ने अपनी सहयोग संगठन की स्थापना करी जिसमें आर्थिक रूप से सहयोग करना है। मतलब कि अगर किसी को पैसे रुपए की दिक्कत है तो हम उसे कुछ काम दे सकते हैं ताकि वो काम करके कमा ले, या हो सकता है अगर पैसे की ज़रूरत है तो हम उसको थोड़ा सा उधारी दे सकते हैं और कम ब्याज पे, क्योंकि वो ऑलरेडी उसके पास कुछ है नहीं, वो खुद दर दर भटक रहा है, तो हम उसको पैसे देंगे लेकिन उतना कम ब्याज देंगे ताकि वो बोझ तले दबे ना, क्योंकि ऑलरेडी वो दबा हुआ है। तो ये एक ताकतवर देश की अच्छी निशानी होती है, ताकतवर लोगों की एक अच्छी निशानी होती है। ताकतवर का मतलब ये नहीं होता कि चार डोले शोले सब बना करके और डरा रहे हो हर किसी को। ताकतवर वो इंसान नहीं है फिर। ठीक है, ऐसे तो जो बॉक्सर्स हैं जो बॉक्सर्स हैं ऐसे तो वो हर किसी को पीटते चले, पर वो नहीं पीटते ना, क्योंकि उनके गुरु का एक जो मान सम्मान है, जो उनको एक शिक्षा दी जाती है कि आप बॉक्सिंग में अगर आ रहे हैं तो आपको एक सबसे पहली बात यही माननी पड़ेगी कि आप अपनी इस ताकत का इस्तेमाल किसी भी गलत काम या किसी भी गलत उद्देश्य के लिए नहीं करेंगे, तो आप सीखें।
ठीक है। तो ये चीज़ें उनको बताई जाती है ना। तो खैर यहाँ पे आ जाते हैं। तो यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना कब हुई? अब यूरोप ने खुद की सहयोग संगठन बना ली, क्योंकि अमेरिका ने उसकी सहयोग किया, मदद की। तो यूरोप को एक वहाँ से सीख मिली कि देखो हम कितने बेकार स्थिति में थे और हमें एक ताकतवर देश ने मदद दी ताकि हम सुधर जाएं, हमारा देश थोड़ा सा अच्छा होने लग जाए। तो धीरे धीरे जब वो अच्छा हुआ तो 1948 में यूरोप ने खुद के लिए एक आर्थिक सहयोग संगठन की क्या कर ली? स्थापना कर ली। ठीक है। और किसके तहत हुई? मार्शल योजना के तहत की गई। ठीक है। तीसरा पॉइंट दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन 1992 में 1992 में यूरोपीय संघ की स्थापना के क्या परिणाम निकले? अब यूरोपीय संघ ने अपनी स्थापना करी कब की? ये क्वेश्चन अलग से, जो क्वेश्चन में भी एक आंसर छुपा हुआ है कि यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई। तो यूरोपीय संघ की स्थापना 1992 में हुई। अगर आपसे पूछेगा यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना कब हुई, तब 1948 बताओगे। लेकिन यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई? वो 1992 में हुई। तो जब ये 1992 में इसका संघ बना यूरोप का, तो उसके क्या नतीजे निकले, क्या परिणाम निकला कि क्यों बनाया, किस लिए बनाए वो। तो पहला पॉइंट है इसका कि अमेरिका के द्वारा अर्थव्यवस्था का पुनर्गठन करना। तो यूरोप ने अपने संघ की स्थापना क्यों करी? ताकि अपनी अर्थव्यवस्था का पुनर्गठन दोबारा से वो कर सके। अर्थव्यवस्था का पुनर्गठन या दोबारा से अपनी अर्थव्यवस्था को निर्माण कर सके, इसलिए यूरोपीय संघ की स्थापना की गई। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, यूरोप के देशों ने व्यापार में तथा आर्थिक मामलों में एक दूसरे की मदद की। अब देखो, यूरोप के देशों ने एक दूसरे की मदद किस में की? व्यापार करने में और आर्थिक जो भी मामले थे, यानी कि जहाँ से भी आपको पैसे कमाने के मौके मिल सकते थे। हर देश, जो यूरोप के बाकी पड़ोसी देश या यूरोप के अंतर्गत जो भी और देश वगैरह जो टच में थे वहाँ पे, ठीक है, तो उन सभी ने एक दूसरे की मदद करी। यूरोप के बाकी आसपास के भी तो देश रहे होंगे ना, तो वो पहले मदद नहीं करते थे, इसलिए उनकी अर्थव्यवस्था क्या हो गई थी? चरमरा गई थी। लेकिन जब खुद का उन्होंने एक संघ बनाया तो उसमें क्या हुआ कि यूरोप के जो देश थे उन्होंने व्यापार करने में या फिर जो भी आर्थिक गतिविधियां हैं, आर्थिक मामले थे, उसमें एक दूसरे की मदद करना शुरू कर दी। इसलिए कर दी ताकि अब अगर ऐसी स्थिति आती है तो हम अपनी अर्थव्यवस्था को बचा पाएंगे। क्योंकि हम कहते हैं कि मुझे क्या मतलब है, मुझे मतलब, हम पहली बात तो बोलना नहीं चाहिए ताकि सामने वाले को ठेस ना पहुँचे। दूसरी बात है, अगर आपको मदद करनी है तो आप कर दें, नहीं करनी तो चुपचाप मना कर दें कि नहीं, मैं नहीं कर सकता। अब घमंड में बोलने की बात नहीं है, यहाँ पे बात है कि जो यूरोप के बाकी देश थे उन्होंने मदद नहीं करी, क्योंकि उन्हें लगा कि यूरोप के साथ युद्ध हो रहा है ना, हमारे साथ तो युद्ध ही नहीं हो रहा, तो हमारा क्या नुकसान होगा। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि अब भैया इतना बड़ा युद्ध है तो सिर्फ यूरोप पर ही चोट पहुँचेगी। अगर गोला बारूद चल रहा है तो यूरोप के साथ साथ बगल में भी तो ब्लास्ट का असर पड़ेगा ना, या कुछ बम फूटता है तो सिर्फ बम फोड़ने वाले पे ही तो उसका साउंड पता नहीं चलता है ना, आस पड़ोस में भी साउंड आता है ना उसका। तो असर एक पे नहीं दूसरे पे भी पड़ता है। तो यूरोप के जो देश के बाकी जो देश थे यूरोप के आस पड़ोस के, उन्होंने उस दौरान यूरोप की मदद नहीं करी दूसरे विश्व युद्ध वाले टाइम में, तो इसलिए यूरोप के साथ साथ वो भी बाद में पिसी गए उस युद्ध के अंतर्गत। तब उनको सीख मिली, एक सबक मिला कि नहीं, अगर हमने यूरोप की तब मदद करी होती तो यूरोप आज थोड़ा सा शक्तिशाली या ताकतवर होता और वो अपने आप को सुरक्षित करता उस युद्ध में और हम भी सुरक्षित हो जाते। तो तब नहीं करी थी, इसलिए अब जब संघ बनाया तो संघ में क्या किया उन्होंने कि यूरोप के देशों ने क्या करा, उनको व्यापार में यूरोप के जो देश थे उन्होंने यूरोप को वापस से व्यापार में मदद करना शुरू की और आर्थिक जो भी मामले थे उनको एक दूसरे को मदद की, ताकि अब की किसी भी इस तरह की परिस्थिति आए तो हमारी अर्थव्यवस्था, चाहे हमारा यूरोप पड़ोसी देश या जो भी है, वो बेकार ना हो। ठीक है, तो तब जाके इनको एक सबक मिला कि नहीं, अगर उस समय हमने मदद करी होती उसकी तो आज हमारी भी मदद हो पाती। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने तब जाके संघ बनाया और मदद एक दूसरे की। तीसरा पॉइंट है 1957 में यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी का गठन होना।
तो संघ बनाने के बाद क्या किया उन्होंने, संघ बनाने के बाद इन्होंने 1957 में 1957 में इकोनॉमिक कम्युनिटी का एक गठन किया। यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी का गठन किया। कब किया? 1957 में। जिसके कारण यानी कि इस इकोनॉमिक कम्युनिटी, ये शब्द ध्यान देना, इकोनॉमिक कम्युनिटी यहाँ बोल रहा हूँ, ठीक है। तो यूरोप की जो इकोनॉमिक कम्युनिटी थी वो 1957 में, तीसरा पॉइंट है ना, 1957 में स्थापित की। इसी के कारण यूरोप में जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है उसका एकीकरण बढ़ गया। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था मतलब अब यूरोप में जो धन की कमी थी वो पूरी होने लग गई। जो यूरोप उस विश्व युद्ध के कारण चरमरा गया था, अब वो वापस से अपनी अर्थव्यवस्था को शक्तिशाली या एक मजबूत अर्थव्यवस्था का रूप देने के लिए तैयार हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि उसने अपनी एक इकोनॉमिक कम्युनिटी का गठन किया यूरोप ने, और इसी के कारण क्या हुआ, यूरोप में जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था थी उसका एकीकरण मतलब एकत्र करने के लिए, अपनी जो आर्थिक व्यवस्था थी उसको मजबूत करने के लिए शुरुआत हो गई थी उसकी। किसके तहत हुई ये? यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी का गठन होने के बाद यूरोप की पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का एकीकरण मजबूत होना या बढ़ना शुरू हो गया। लास्ट पॉइंट है क्वेश्चन 3 का, फोर्थ पॉइंट है, समान विदेशी और समान सुरक्षा नीति या फिर आंतरिक मामले हो या फिर न्याय से जुड़े मुद्दे, उन पर सहयोग करना है तथा एक समान मुद्रा का प्रचलन भी करना है। अब यूरोप की संघ बनाने के बाद क्या परिणाम निकले? जैसे यूरोप का संघ बना, उसी संघ के दौरान यूरोप ने क्या करा, अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए एक जैसी मुद्रा का प्रचलन शुरू कर दिया कि सभी, ना केवल यूरोप में बल्कि यूरोप के आसपास में अगर एक जैसी मुद्राएं शुरू हो जाएंगी तो हमारी ताकत और बढ़ जाएगी। हम कहते हैं कि हमारे यहाँ पे या हम किसी के यहाँ पे जब ट्रैवल करते हैं तो हमारी जो करेंसी है वो एक्सचेंज होनी होती है, क्योंकि हमारे रुपए किसी और देश में नहीं चलेंगे, किसी और देश का पाउंड या रूबल या दिरहम ये हमारे देश में नहीं चलेगा। तो वो क्या होता है, जब हम कंट्री टू कंट्री एग्ज़िट पे होते हैं तो हम एक्सचेंज करके तब जाते हैं ताकि हम अपने जो चीज़ें हैं वो ख़रीद सकें, खा सकें, वहाँ रह सकें, ठीक है। तो उससे क्या होता है, हमारे देश की मुद्रा उन दूसरे देश के पास इकट्ठा होती है और उनकी देश की मुद्रा हमारे पास आती है। तो ये भी एक देश की ताकतवर की निशानी होती है, ठीक है। तो इसीलिए यूरोप की जब संघ बनी तो संघ के दौरान उन्होंने बोला कि हमारे पास एक जैसी समान विदेशी नीतियाँ होनी चाहिए, यानी कि जो भी हम विदेश में व्यापार करने जा रहे हैं, विदेश में जो भी हम एक दूसरे के साथ समझौता करने वाले हैं, किसी उद्देश्य पे काम करने वाले हैं, तो एक समान नीति के साथ करेंगे, ये इनका मानना हो गया। कब हुआ? जब इन्होंने संघ की स्थापना करी। एक जैसी नीति बनाएंगे सुरक्षा करने के लिए कि यहाँ पे जैसे सुरक्षा होगी वैसी वहाँ होगी, वैसे तीसरी जगह होगी, वैसे चौथे जगह होंगी, ठीक है। जो भी हमारे आंतरिक मामले हैं या जो न्याय से जुड़े मुद्दे हैं उन पर सहयोग करेंगे। ये नहीं कि जैसे कि एक देश की बात है तो एक देश ही नहीं खिटपिट करेगा, उसमें बाकी जो यूनाइटेड नेशन के जो बाकी सदस्य होंगे उसमें अन्य सदस्य उस एक देश पर आई मुसीबत का सहयोग करेंगे। ये नहीं कि भैया तुम्हारे देश पर आई है या तो तेरे पे आई है, या ये समस्या तेरी है यार मैं क्या करूँ। आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आप उसको एक सही गाइडेंस दे सकते हो, एक सही तरीका तो बता सकते हो कि देखो इस तरह से करें ताकि आपकी ये समस्या ज़्यादा बढ़े ना, या आपने जो भी समस्या आपकी है अब उसको थोड़ा कैसे सही कर सकते हो कि आप इस पर ध्यान दें कि आगे वो चीज़ें दोबारा ना करें जिसके कारण ये समस्या बढ़ी है। अगर सेम वही चीज़ें रिपीट करोगे तो ये समस्या फिर वैसी रहेगी, तो उसको वापस से ख़त्म करने के लिए वो चीज़ों को कम करो, तो समझाना है। तो इसीलिए उन्होंने बोला सहयोग करनी है। ये संघ बनाया और संघ में सभी ने मिलकर इस तरह की बातें करी, ठीक है। क्वेश्चन 4, यूरोपीय संघ का आर्थिक सहयोग वाली व्यवस्था। अभी यहाँ पे देखा ना, आर्थिक सहयोग संगठन बनाया था ताकि दूसरों को मदद दे सके। कब बनाया था आर्थिक सहयोग संगठन? 1948 में। अब क्वेश्चन 4 में बोला है कि यूरोपीय संघ का जो आर्थिक सहयोग वाली व्यवस्था से सीधा राजनीतिक व्यवस्था का रूप ले लेने का क्या कारण था। अभी तक तो ये आर्थिक सहयोग वाली संगठन व्यवस्था बनी थी, अभी आर्थिक सहयोग वाली से सीधा राजनीतिक सहयोग संगठन क्यों बनाना शुरू किया इन्होंने?
डिफरेंस देखो, पहले तो आर्थिक व्यवस्था थी उसकी कि कि कैसे मदद करनी है व्यापार में ताकि आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाए, एक दूसरे को कैसे सहायता देनी है, कैसे इकोनॉमिक का गठन करना है, इकोनॉमिक कम्युनिटी का गठन करके पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को कैसे एकीकृत करना है, एक जैसी मुद्रा को स्थापित करना है ताकि उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाए। ठीक है, चलो मान लिया हमने। लेकिन अब यहाँ पे क्वेश्चन 4 में बोल रहा है कि आर्थिक सहयोग वाले से सीधा ये राजनीतिक सहयोग वाली व्यवस्था में क्यों आ गई। तो उसका कारण जानते कि राजनीतिक व्यवस्था में क्यों आई, यूरोपीय संगठन ने आर्थिक की जगह अब राजनीतिक व्यवस्था क्यों अपनाई। पहला पॉइंट है, यूरोप का स्वयं एक विशाल राष्ट्र राज्य के तहत ही काम करना। तो राजनीतिक व्यवस्था का मतलब केवल सफ़ेद कुर्ता और पजामा पहन करके, टोपी लगा करके बैठ जाना ही राजनीतिक नहीं कहलाता है, या फिर माइक पकड़ के भाषण देना ही राजनीतिक व्यवस्था नहीं होती है। राजनीतिक व्यवस्था का परिचय या इसकी परिभाषा असीमित तक है, मतलब इसकी कोई सीमाएं नहीं है कि आप इसको किस रूप में परिभाषित करेंगे, मतलब कोई फिक्स इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है। ठीक है, हर व्यक्ति का अगर पूछोगे कि राजनीति क्या है तो हर व्यक्ति के तरीके से उसकी परिभाषा अलग है। ठीक है, क्लास 11th या क्लास 12th में किसी एक जगह आपने पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा होगा कि राजनीति क्या है, तो आपको एग्जैक्ट आंसर नहीं मिलेगा वहाँ। ठीक है, और ये चीज़ें सही में हैं क्योंकि राजनीति का मतलब किसी के मन में कुछ है, किसी के मन में कुछ है। कोई राजनीति को अच्छी नज़रिए से देखता है तो कोई उसी राजनीति को बहुत गंदे और बुरी नज़र से देखता है। कोई राजनीति के लिए बहुत तारीफ़ भरे शब्द बोलेगा तो कोई उसी के लिए बहुत बेकार शब्द बोलेगा। तो राजनीति के लिए कोई एक शब्द विशेष रूप से चुना नहीं गया। ठीक है, इसकी व्यवस्था या इसकी जो विशेषता है या जो इसकी परिभाषा है वो सीमित नहीं है, बहुत सारी परिभाषाएं हो सकती है। हर एक लोगों से पूछोगे तो उसका मतलब अलग बताएंगे। ठीक है, इवन मुझे जहाँ तक पता है कि कोई टीचर भी इसकी परफेक्टली डेफिनेशन नहीं बता सकता। अगर वो परफेक्टली डेफिनेशन बता रहा है मतलब वो फिर क्या ही बोले, है ना। चलो आगे देखते हैं। तो समझ में आ गया क्वेश्चन 4 में क्या बोला है। क्वेश्चन 4 में बोला कि यूरोपीय जो आर्थिक व्यवस्था वाली संगठन थी अब वो राजनीतिक संगठन में कैसे बन गई। तो पहला काम था इसका राजनीतिक व्यवस्था में आने का। राजनीति का मतलब केवल नेतागिरी नहीं होती है, उसके अलावा भी क्या होते हैं वो हम पॉइंट जान लेते हैं, ताकि आप जब आप किसी को बताएं कि भैया राजनीति का मतलब नेतागिरी नहीं होती, राजनीति का मतलब और भी क्या हो सकता है वो आप बता सके। तो आप क्या बताएंगे राजनीति का मतलब कि नेतागिरी नहीं होती और क्या क्या होता है, चलिए जानते हैं वो चीज़ें। तो ये राजनीतिक व्यवस्था में आने का पहला पॉइंट है कारण कि यूरोप खुद एक विशाल राष्ट्र राज्य की तरह काम कर रहा था। यानी कि राजनीति का मतलब होता है कि अगर कोई देश एक राष्ट्र राज्य की तहत ही काम कर रहा है, यानी बहुत बड़े हिस्से पे काम कर रहा है, एक दूसरे की मदद कर रहा है, तो वो भी राजनीति कहलाती है। राजनीति का मतलब केवल भ्रष्टाचारी, धोखेबाजी और लूटखोरी ये सारी चीज़ें ही हमारे दिमाग में चलती हैं, है ना, जनरली ये चलती हैं। तो इसका मतलब सिर्फ यही नहीं है बच्चे, इसका मतलब है कि राजनीतिक व्यवस्था का मतलब है कि हमारा राज्य या हमारा देश एक राष्ट्र राज्य की तरह काम करता है कहीं ना कहीं, यानी कि हमारा देश हमारे साथ साथ दूसरों की भी मदद करता है, इसीलिए उसको राजनीतिक व्यवस्था का हिस्सा माना गया है। समझ में आया। राजनीति का मतलब सिर्फ धोती कुर्ता पहनना, भाषण देना यही नहीं होता। राजनीति का मतलब है कि एक बहुत विशाल तरह से काम करना, दूसरों के लिए, अपने लोगों के, अपने देश के लिए और दूसरे देश को मदद देना, वो राजनीतिक व्यवस्था का पहला कारण होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है इसका अपना झंडा। इसका मतलब यूरोप की बात चल रही है इस चैप्टर में। ठीक है, तो इसका अपना झंडा होना चाहिए, खुद का एक गान, यानी जैसे हम कहते हैं राष्ट्रीय गान हमारा होता है भारत का, तो ऐसे ही हर देश का अपना एक नेशनल सॉन्ग होते हैं। ठीक है, उनका अपना एंथम होता है। ठीक है, तो जैसे हमारे यहाँ पे नेशनल सॉन्ग नेशनल एंथम है, नेशनल एंथम आपका राष्ट्रीय गान गाते हैं ना, तो और नेशनल सॉन्ग भी होता है आपका वंदे मातरम, है ना। तो जैसे हमारा अपना है वो हमारी पहचान है। राजनीति का मतलब धोती कुर्ता, मैं बार बार कह रहा हूँ कि वो ही नहीं होता। उसका मतलब है कि राजनीति का मतलब कि हमारे देश का रुपया, हमारे देश के राष्ट्रीय गान, हमारे देश का तिरंगा, वो भी हमारा एक राजनीति का हिस्सा है जो हमारी पहचान है हमारे देश की। ठीक है, तो
हर वक्त इसको नेगेटिव तरीके से भी नहीं देख सकते, पॉजिटिव तरीके यहाँ पे बता रहा हूँ मैं। पहला कि एक विशाल राष्ट्र राज्य की तरह काम करने वाला हिस्सा होना चाहिए देश, तो वो राजनीतिक व्यवस्था वो भी कहलाती है। अगर अपना उसका झंडा है, उसके पास अपना एक गान है, यानी कि उसका अपना कोई गीत है, जैसे हमारे यहाँ पे राष्ट्रगीत या राष्ट्रगान, तो वो भी उसका अपनी एक राजनीतिक पहचान बनाता है। हमारा जैसे 3 रंगों से मिला तिरंगा है, वैसे उनका भी अपना 3, 5 या 4 कलर वाला उनका अपना झंडा होगा, जो उनका एक राजनीतिक व्यवस्था है, यानी कि यूरोप की। तो यूरोप का राजनीतिक व्यवस्था का दूसरा कारण क्या है कि उसका अपना एक झंडा बन गया, तैयार हो गया। ठीक है, राजनीतिक व्यवस्था का रूप क्यों लिया? क्योंकि अब उसके पास खुद का एक झंडा बन गया, उसके अपने खुद के गान हो गए। गान का मतलब इसलिए मैंने गान लिखा है क्योंकि उनके यहाँ पे कौन सा गीत गाते हैं, राष्ट्रगीत या राष्ट्रगान में कौन सा बेसिकली उनका चलता है, तो इसलिए मैंने ये लिखा हुआ है, जो सभी सेंस में यूज़ हो जाएगा। ठीक है, उनका अपना एक स्थापना दिवस है कि जैसे हम 1947 के बाद हमने आज़ादी ली, तो तब से हम आज़ाद हुए, तो हम तो अपने आप को तब से ही मानेंगे, है ना। तो उनका अपना एक स्थापना दिवस होना चाहिए, अपनी उनकी मुद्राएं होनी चाहिए। जैसे हमारा भारत का रुपए या गांधी जी हैं वहाँ पे छपे हुए, तो हमारी एक पहचान है कि ये हमारा रुपया, हम भारतीय हैं, है ना। तो ऐसी यूरोप की अपनी एक मुद्राएं हो गई, जो उनको एक राजनीतिक व्यवस्था में मजबूत करने के लिए मदद देने लग गई। तीसरा पॉइंट आया है नए सदस्यों को शामिल करना और भूतपूर्व सोवियत संघ के खेमे के वो भी। तो राजनीतिक व्यवस्था का मतलब ये नहीं होता कि केवल आप बन ठन के निकल पड़े। राजनीतिक व्यवस्था का मतलब है कि जो बाकी अन्य सदस्य जो आपके साथ शामिल होना चाहते हैं, आपके साथ काम करना चाहते हैं, तो आप उनको शामिल करें। ठीक है, और यहाँ पे आंसर में एक स्पेसिफाई किया हुआ था, मतलब बुक के अंदर ऐसा लिखा हुआ था कि भूतपूर्व जो सोवियत संघ के खेमे के थे, उनमें अमेरिका के खेमे और सोवियत संघ के खेमे के 2 सदस्य देश बने हुए ना, पार्ट 1, 2, 3 के बीच में, पार्ट 2 या 3 में कहीं मिलेगा आपको। ठीक है, तो 4th पॉइंट है आंतरिक मामलों में और न्याय से जुड़े मुद्दों पर सहयोग करना। तो यूरोपीय संघ का राजनीतिक व्यवस्था का मतलब समझ में आ गया। राजनीतिक व्यवस्था का मतलब सिर्फ भ्रष्टाचारी, नेतागिरी, भाषण देना ये नहीं होता। राजनीतिक व्यवस्था का मतलब होता है कि अपने आप को एक बड़े स्तर पे काम करने लायक बनाना, अपने देश के तिरंगे की शान बनाए रखना, वो राजनीतिक है। अपने देश के गीत गान उनका मान सम्मान करना, वो राजनीतिक है। अपनी स्थापना दिवस को हमेशा यादगार रखना, उसको एक जश्न के तौर पे मनाना, एक उत्साह के तौर पे मनाना, वो राजनीतिक व्यवस्था है। अपनी मुद्राओं को अच्छा बनाना राजनीतिक व्यवस्था हो सकती है। नए सदस्यों को शामिल करना भी राजनीतिक व्यवस्था हो सकती है। नए सदस्य का मतलब ये नहीं कि भारत में नए सदस्य, भारत के अंतर्गत और कौन से देश हैं जो शामिल हो सकते हैं किसी मदद के लिए, किसी नीति के लिए, किसी व्यवस्था के लिए, तो उनको शामिल करना। ये नहीं कि मना कर देना, मना नहीं करना, शामिल करना, ताकि उनसे हमें सीख मिले बाकी चीज़ों को करने के लिए, और हमसे वो जो सीखने आए वो भी उनको मिले। ठीक है, तो इसलिए उनको शामिल करना, जो भी मामले होंगे उस पर सहयोग करना, सारे मुद्दों पर मिलजुल के काम करना, ये होता है राजनीतिक। ठीक है, समझ में आ गया। अब राजनीतिक क्या है? तो राजनीतिक की कोई एक परिभाषा कभी हो ही नहीं सकती। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन 5, यूरोपीय संघ का महाशक्ति के रूप में उभरने के पीछे कारण क्या थे? ठीक है, अभी तो आज 6 ही कराएंगे क्योंकि बहुत बड़े बड़े, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, तो यूरोपीय संघ का महाशक्ति, अब ये महाशक्ति कैसे बन गई भाई? अभी तक तो आर्थिक थी, फिर आर्थिक से राजनीतिक आए, तो हमने राजनीतिक के अलग अलग पॉइंट देख लिए। अब ये राजनीतिक के बाद भी एक महाशक्ति कैसे बन गई? महाशक्ति तो हम अमेरिका को जानते हैं, लेकिन अब यूरोप एक महाशक्ति कैसे बन गई? चलिए जानते हैं उसके कारण क्या है। तो यूरोप के महाशक्ति बनने का कारण पहला क्या है कि उसकी आर्थिक व्यवस्था अच्छी हो गई, उसकी राजनीतिक व्यवस्था के बारे में हमने देख लिया, और उसकी सैन्य प्रभाव या सैन्य ताकतवर जो है वो बढ़ने लग गई थी, तो इसलिए वो एक महाशक्ति बन गई। आप शक्तिशाली, आप कहते हो ना ताकतवर, ताकतवर कैसे बन जाते हो?
तो हम कहते हैं कि भैया मैंने 4 लोगों को पटका, मैंने 5 लोग। ताकतवर का मतलब पटका पटकी नहीं होता है सिर्फ, ठीक है। ताकतवर का मतलब ये नहीं होता है। इंटेलिजेंट का मतलब ये नहीं होता कि आपने क्लास में 10 सवाल के 10 जवाब दे दिए, इंटेलिजेंट वही नहीं होता है। इंटेलिजेंट का मतलब है कि आपने जवाब देने के बाद आपकी बाकी चीज़ों में आप कैसे हैं, ठीक है। कि आप क्लास में कैसे रहते हो, बच्चों के साथ कैसे रहते हो। ये नहीं कि सिर्फ आप से टीचर ने पूछा तो आपने जवाब दे दिया, टीचर ने बोला वाह वेरी गुड आप सबसे अच्छे। वहाँ सबसे अच्छा नहीं कैसे कह सकते हैं हम। सबसे अच्छा हम तब कहेंगे ना कि जब हमारे अलावा भी आप बाकी टीचर्स के लिए कैसे हैं, या फिर चलो मेरे लिए आप अच्छे हैं लेकिन मेरे क्लास में बाकी बच्चों के साथ आप मेरे टाइम पे कैसे हैं वो भी तो मैं देखूँगा ना। हो सकता है कि आप इंटेलिजेंट हो, आप में एटीट्यूड ज़्यादा हो और आप बाकी बच्चों को समझते ही ना हो, तो किस बात के अच्छे हुए। तो ये चीज़ें हैं, है ना। तो महाशक्ति क्यों बन गई यूरोप? क्योंकि यूरोप का आर्थिक स्थिति अब अच्छी हो गई थी। जब से उसको अमेरिका ने मार्शल योजना दी, मदद दी, उसके बाद से इसकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो गई। उसकी राजनीतिक व्यवस्था को हमने देख लिया यहाँ पे क्वेश्चन 4 में, ठीक है। और उसकी सैन्य प्रभाव, जब इसके पास सब कुछ अपना हो गया है तो सैनिक भी रख ही लेंगे, है ना। सैनिकों की भर्ती भी होगी, उनको ट्रेनिंग ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी देंगे तो सैन्य प्रभाव भी अच्छा हो जाएगा। तो इसलिए एक महाशक्ति बन गई। दूसरा पॉइंट, सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन या प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्शन, ठीक है। तो सकल घरेलू उत्पाद क्या है? 12,000 अरब डॉलर से ज़्यादा था, जो किसके बराबर था या किससे ज़्यादा था? जो कि अमेरिका से थोड़ा अधिक रहा। तो यूरोप का अमेरिका के मुकाबले महाशक्ति बनने का कारण दूसरा क्या था कि अमेरिका के मुकाबले उसकी अर्थव्यवस्था, जो यूरोप की अर्थव्यवस्था थी यानी कि जीडीपी थी, जो उसकी सकल घरेलू उत्पाद था, वो अमेरिका से भी ज़्यादा हो गया, यानी 12,000 अरब डॉलर से भी ज़्यादा यूरोप की व्यवस्था हो गई थी। इसलिए वो एक महाशक्ति बना। 12,000 से अब तो ऊपर नीचे होती है, वो आप करेंटली सर्च करके भी आप इसमें डेटा को, ये वाले पॉइंट को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये तो बुक में लिखे हुए हैं लेकिन आप इस डेटा को करेंटली सर्च करके भी लिख देंगे तो वो रॉन्ग आंसर्स नहीं होंगे, ठीक है। तीसरा पॉइंट है इसकी मुद्रा मतलब यूरोपीय संघ की, या यूरोपीय संघ नहीं मतलब यूरोप देश की जो मुद्रा है, तो यूरोप की मुद्रा का सीधा सीधा नाम है यूरो। तो ऐसे याद रखना है कि यूरो, या से यू से यूरोप और यू से यूरो, तो ये नाम याद रहेंगे। और ये किस देश का मुद्रा है ये भूलोगे भी नहीं, ठीक है। तो यूरोप की महाशक्ति का तीसरा कारण है कि इसकी जो अपनी मुद्रा है यानी कि यूरो, अमेरिकी डॉलर के लिए खतरा बन सकती थी, इसलिए भी एक महाशक्ति बनने के कारण इसको नज़र आते हैं, ठीक है। कि इसको एक महाशक्ति क्यों बोल रहे हैं हम? क्योंकि इसकी जो मुद्रा है वो अमेरिका के तुलना में थोड़ा सा ज़्यादा आगे चली गई है, तो अमेरिका के लिए अब ये थोड़ा सा खतरा हो सकता है। चौथा पॉइंट था विश्व व्यापार में इसकी हिस्सेदारी। अब ये केवल अपने ही देश में नहीं, अब ये पूरे विश्व में जो भी व्यापार हो रहे हैं उसमें उसकी हिस्सेदारी अमेरिका से 3 गुना ज़्यादा थी। इसके या जिसके कारण व्यापारिक विवादों में पूरी धौंस के साथ, जब भी व्यापार से संबंधित कोई विवाद हो गया कि हम सामान नहीं देंगे, हम ये नहीं करेंगे, हमारे यहाँ से व्यापार नहीं करेंगे आप, तो ये अपनी पूरी धौंस के साथ, मतलब कि कितना पैसा चाहिए आप उनको पैसा दे करके वो व्यापार कर लेते थे, या फिर उनको व्यापार करने के लिए मना लेते थे। यानी कि अब अमेरिका से ज़्यादा इसकी धौंस चलने लग गई थी, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि इसने अमेरिका पे अपनी हुकूमत जता ली, ऐसा तो तब भी पॉसिबल नहीं था, अब भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है, ठीक है। अमेरिका ने इसकी मदद करी, ये उसके मुकाबले आया, वो अमेरिका के लिए अच्छी बात है कि हमने जिसको मदद करी आज वो इतना सक्षम हो गया है कि अब वो किसी दूसरे की मदद कर रहा है या दूसरे की मदद कर सकता है। तो इसलिए यहाँ पे विश्व व्यापार में जो अपने देश तक ही सीमित था वो पूरे विश्व में व्यापार करने के लिए हिस्सेदारी निभा रहा है अमेरिका से 3 गुना ज़्यादा, ठीक है। तो ये एक और महाशक्ति का कारण बना। छठा पॉइंट, पाँचवा पॉइंट है आर्थिक शक्ति का अधिक है, यहाँ पे ये गलती से आर्थिक दोबारा लिख दे रहा था मैं। आर्थिक शक्ति का अधिक प्रभाव दूर दराज तक होना भी महाशक्ति का कारण बना। यूरोपीय संघ की जो ताकत थी, अब लोगों में ये बात पता चल रही थी कि यूरोप
जो है अमेरिका से भी ज़्यादा आगे निकल रहा है, तो उसकी उस तरह की शक्तियों का पता दूर दराजों तक हो जाना भी कहीं ना कहीं इसको एक महाशक्ति बनाने का काम कर रही थी। छठा पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठनों में एक महत्वपूर्ण समूह के रूप में काम करना। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन बनाए गए थे जहाँ पे सभी व्यापारी अपने अपने व्यापार का लेखा जोखा व्यापार गतिविधियाँ करते थे, तो उसकी बात रखते थे। तो उस व्यापारिक संगठनों में इसने एक महत्वपूर्ण समूह के रूप में काम करना शुरू कर दिया था, जो कि इसकी एक महाशक्ति बनने का कारण बना। इसका 7वां पॉइंट है, लास्ट पॉइंट, इसके 2 सदस्य यानी कि यूरोप के 2 सदस्य देश थे, ब्रिटेन और फ्रांस, जो सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य भी थे। सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य भी थे, तो ये बहुत अपने आप में ही महाशक्ति का प्रमाण मिल गया। सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य के रूप में अगर कोई देश काम कर रहा है तो मतलब वो बहुत ताकतवर है, ठीक है। और इसके एक नहीं जबकि 2 है, ब्रिटेन और फ्रांस। आप मुझे कमेंट में लिख के भेज सकते हैं, जो भी बच्चा क्लास 12 का देख रहा हो इसे, वो लिख के भेज सकता है बच्चा मुझे कि सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य की संख्या कितनी है और अस्थायी सदस्य संख्या कितनी है, या फिर टोटल कितने सदस्य देश हैं या सदस्य हैं सुरक्षा परिषद में, वो टोटल भी लिख सकते हो। सुरक्षा परिषद में टोटल कितने सदस्य वो अलग से लिख सकते हैं। सुरक्षा परिषद में स्थायी कितने हैं और अस्थायी कितने हैं वो भी आप लिख सकते हैं, जो इसको देखेगा, ठीक है। छठा क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, और भी हैं लेकिन वीडियो ज़्यादा लेंदी हो जाती है, ठीक है, तो इसलिए। छठा क्वेश्चन है आसियान का विस्तार या पूरा नाम क्या है, विस्तृत रूप लिखिए। आसियान को हम पूर्ण रूप से क्या बोलते हैं, आसियान को हम दक्षिण पूर्व या पूर्वी एशियाई राष्ट्रों के संगठन। आसियान में हम क्या बोल रहे हैं, दक्षिण और पूर्व 2 हिस्से कोई बात हो रही है, पूर्व से दक्षिण, दक्षिण दिशा और पूर्व दिशा, ऐसे याद रख सकते हो। तो आसियान का विस्तृत या पूरा नाम क्या है, दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन। के संगठन की जगह का संगठन भी बोल सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। कल करेंगे 7वें क्वेश्चन से इसकी शुरुआत। तब तक के लिए बाय बाय सभी को, जो इसको देख रहे हों लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दें, ताकि बाकी बच्चे भी धीरे धीरे कनेक्टेड हो जाएं, ठीक है। समझने की कोशिश करें, क्वेश्चन को भी आंसर को भी। टू द पॉइंट है, बहुत ही पॉइंट, हर एक पॉइंट बहुत छोटे तरीके से बताए गए हैं। कहीं कहीं बड़े होंगे पॉइंट, तो आपको समझना पड़ेगा कि क्लास बड़ी है तो पॉइंट भी थोड़े बड़े अगर होते हैं तो आप कर लें, लेकिन ये इतने छोटे पॉइंट तरीके से बताए गए हैं कि आपको समझ में आएंगे और टाइम आपका सेव करेगा बच्चे। मेन बात है टाइम सेव करके हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर जाना, ठीक है। जो हम में अक्सर नहीं होता है कि हमें नहीं पता कि कितना लिखना है कितना नहीं लिखना है, ये छूट गया वो छूट गया, ऐसे हम लगे रहते हैं ना। तो ये पॉइंट देखो, आप खुद ही देख लो कितने छोटे छोटे पॉइंट है, एक एक 2 लाइन में ही ख़त्म हो रहे हैं, ठीक है। तो आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर, सब्सक्राइब खुद भी कर लेना, दूसरों को भी शेयर करना ताकि वो भी पढ़े, सब्सक्राइब शेयर करें, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू।